नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, पिछले कई महीनों से पूरे भारत में चीनी के दामों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन पिछले 1-2 महीनों में चीनी के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है, जिसके बाद से लोगों में काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हो रही हैं और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। साथियों, चीनी के बढ़ते हुए दामों से इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है, क्योंकि चीनी जो है रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वस्तु है। अब साथियों, इसके दाम बढ़ने से चीनी का जो स्वाद है वो मीठा ना होकर के अब कड़वा होता हुआ जा रहा है। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सरकार ने इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए हैं, कई सारे कदम उठाए हैं, जिनमें से खबर निकल कर ये आ रही है कि सरकार पहली बार पिछले 1 दशक के बाद चीनी का आयात करने जा रही है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि भारत पिछले कई दशकों में चीनी का बम्पर उत्पादक देश रहा है और पूरी दुनिया में चीनी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और वहीं भारत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चीनी का निर्यात भी करता है। तो लेकिन अब ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि वही देश जो पहले निर्यात करता था वो अब आयात करने के बारे में सोच रहा है। इसके पीछे क्या वजह है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। साथियों, ऐसे में इसके पीछे कारणों के बारे में बातें की जा रही हैं, साथ ही जो सरकार की पॉलिसी है इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसमें सबसे अहम सवाल ये है कि क्या वास्तव में जिस प्रकार सरकार हाल ही में E20 पेट्रोल को लेकर के पॉलिसी लेकर के आई थी, एथेनॉल बनाया जाएगा और पेट्रोल में मिलाया जाएगा, हालांकि सरकार के इस पॉलिसी का विरोध भी हुआ था, तो उसमें जो एथेनॉल बनाई जाती है वो गन्ने से बनाई जाती है और चीनी भी जो बनती है वो गन्ने से बनती है। तो साथियों, चीनी के बढ़ते हुए दामों में एथेनॉल की जो पॉलिसी है, E20 पेट्रोल बनाने की जो पॉलिसी है, उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही सरकार की पॉलिसियों को लेकर क्या मायने निकाले जा रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं बढ़ते हुए चीनी के दामों को लेकर के समाचार पत्रों में और कई सोशल मीडिया के माध्यम से खबर निकल कर आ रही हैं, जिसमें ये बातें की जा रही हैं कि भारत में लगभग 1 दशक में पहली बार शुल्क मुक्त आयात की अनुमति मिलने से चीनी शेयरों में बढ़ा। मतलब कि पहली बार सरकार भारत जो है वो चीनी आयात करने जा रही है। चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के बातें की जा रही हैं और काफ़ी सारी चर्चाएँ हो रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, चीनी आप सभी जानते हैं, हम सभी लोगों के घरेलू काम में इस्तेमाल में लाई जाती है और उससे कई प्रकार के उत्पाद बनते हैं। चीनी से जो मीठा आइटम बनता है, चाहे मिठाई हो या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो या फिर कई सारी चीज़ें मीठे आइटम होते हैं, वो चीनी से बनते हैं। अमूमन रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में चीनी का इस्तेमाल होता है। साथ ही पिछले कई महीनों में चीनी के दाम लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन जो अभी हाल ही में अगस्त में जो भाव बढ़े हैं इसके, साथ ही पिछले महीनों में इसके दाम में 40% की बढ़ोतरी देखी गई है। पहले चीनी 38 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलती थी रिटेल में, जो मतलब फुटकर मतलब रिटेल प्राइस थी, लेकिन वर्तमान में 60 से ऊपर जा चुका है, यानी कि 64 और काफ़ी हद तक तो 70 रुपये पर किलो के दाम से चीनी बिक रही है। साथियों, इससे जो अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है, कहीं ना कहीं चिंता की बात होती है। अब साथियों, चीनी जो बनता है वो आप सभी जानते हैं शुगर के यानी गन्ने से बनता है और जो एथेनॉल है वो भी गन्ने से बनाई जाती है। साथियों, भारत में चीनी की कीमतों में 2 महीनों में लगभग 40% की वृद्धि हुई है और इसका जो उत्पादन के कारण आपूर्ति जो है वो कम हो गई है। साथियों, किसी भी वस्तु की जो बाज़ार में कीमत बढ़ती है उसके पीछे का वजह होता है सप्लाई और डिमांड, यानी कि यदि डिमांड कम होती है, मांग कम होती है, तो सप्लाई स्वाभाविक सी बात है नहीं हो पाती है और दाम नहीं बढ़ते हैं। लेकिन यदि डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा उसकी मांग है लेकिन सप्लाई कम है, यही मतलब जो वितरण है वो कम है, तो कहीं ना कहीं दाम बढ़ेंगे। तो क्या है कि जो वृद्धि हुई है वो कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड की अनबैलेंस होने या कि असंतुलित होने की वजह से हुई है। डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम होने की वजह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं जो एथेनॉल है, हाल ही में सरकार ने एथेनॉल की जो पॉलिसी लेकर के आई थी वो भी गन्ने के रस, मक्का, जौ और भी कई अन्य चीज़ों से बनाई जाती है, लेकिन प्रमुखतः जो एथेनॉल बनाई जाती है वो गन्ने के रस से बनाई जाती है। उसकी भी अलग प्रक्रिया होती है और जो शुगर है यानी कि जो गन्ना है, मतलब कि जो चीनी है, वो भी गन्ने के रस से बनाया जाता है। हालांकि गन्ने के रस से और भी कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे गुड़ हो, चीनी, शुगर हो, और भी तो बनते हैं। तो उसकी जो प्रक्रिया है वो कुछ लगभग एक समान ही होती है। हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो वो अलग चीज़ें होती हैं। यानी कि दोनों का जो रॉ मटेरियल है गन्ने का, मतलब कि जो चीनी का और एथेनॉल का दोनों का जो रॉ मटेरियल है वो गन्ने का रस है, गन्ना है। ऐसे में साथ ही स्वाभाविक सी बात है इसका अहम रोल हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक डाटा बताने जा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं साथियों, जिसमें भारत जो पूरी दुनिया में
जो गन्ना के उत्पादन यानी कि चीनी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर ब्राज़ील है, लगभग 43 मिलियन मीट्रिक टन वहाँ पर जो शुगर है मतलब कि चीनी है उत्पादित की जाती है। वहीं भारत दूसरे स्थान पर है, 35.50 मिलियन मीट्रिक टन जो उत्पादन है चीनी का भारत करता है। तो साथियों काफ़ी बड़ा मात्रा में भारत इसका उत्पादन करता है और पूरी दुनिया के मतलब कि निर्यात में भी भारत का लगभग 10% भारत पूरी दुनिया को चीनी का निर्यात भी करता है। इनमें कई ऐसे भारत के राज्य हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चीनी का उत्पादन होता है, जिनमें सबसे प्रमुख उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में इसका उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश है, इसके अलावा बिहार, हर एक राज्य में लगभग चीनी का उत्पादन होता है। सबसे प्रमुख जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इसके अलावा कर्नाटका, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गन्ने की खेती होती है और काफ़ी ज़्यादा शुगर मिल है जहाँ पर चीनी का उत्पादन होता है। अब साथियों चीनी के दाम बढ़ने के पीछे क्या कारण है? देखिए वैसे तो कोई एक फैक्टर नहीं होता जो चीनी के दाम या फिर किसी वस्तु के दाम बढ़ा सके, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ कारणों को जानेंगे। देखिए एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, ऐसा अनुमान लगाया गया था जैसे क्या होता है किसी भी कृषि, क्योंकि कृषि जो है साथियों जो गन्ना उत्पादन है या फिर कृषि जो है भारत की वो मानसून पर आधारित है। यदि मानसून काफ़ी अच्छा होता है तो पैदावार काफ़ी अच्छी होती है और उसका उत्पादन भी अच्छा होता है। तो उससे क्या है कि जो अनुमान लगाया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन यानी कि ISMA के द्वारा 31 जुलाई को अपने जारी जो अनुमान लगाया गया था, यानी कि भारत सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया था कि 2025-26 में चीनी के सीजन के लिए भारत के उत्पादन का अनुमान 34.90 मिलियन टन था। मतलब कि भारत जो है इस साल 34.90 मिलियन टन उत्पादन करेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ साथियों, आप सभी जानते हैं कि मानसून में अल नीनो का प्रभाव था, तो मानसून सही समय पर नहीं आया, इसकी बुवाई और उसके पैदावार पर इसका असर पड़ा है। मानसून अभी भी असंतुलित तरीके से है, तो ऐसे में इसकी जो उत्पादन की क्षमता है वो लगातार उसमें गिरावट आई और 6 मार्च को फिर से एक बार ऑल इंडिया शुगर ट्रेड ने इसकी अपनी जो अनुमान लगाया था उसको कम किया और 4.4% घटा करके यानी कि 28.3 मिलियन टन कर दिया। कहाँ पहले 24.90 था, अब 28.3 मिलियन टन कर दिया, यानी कि अपने जो उत्पादन की जो अनुमान थी उसको उन्होंने घटा दिया। लगभग 4.5% के पास जो अपनी अनुमान था उसको उन्होंने कम कर दिया। और जो ये किया गया साथियों ये बदलाव कहीं ना कहीं मानसून की उपलब्धता और मतलब उसकी जो असंतुलित होने के समय को देखते हुए ऐसा किया गया था। अब साथियों चीनी के दामों में जो बदलाव है तो उसमें से एथेनॉल भी एक बहुत बड़ा उत्पादन है, क्योंकि एथेनॉल बनाने में भी जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी एक अहम फैक्टर हो सकता है। और जो ये पॉलिसी यानी कि जो अपना पूर्वानुमान उन्होंने कम किया था तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फसल का उत्पादन भी होता है, वर्षा, पानी की उपलब्धता, पैदावार, मजदूर की स्टॉक, जो वर्तमान में स्टॉक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कई चीज़ों को लेकर के सरकार की नीतियाँ और बाजार की मांग पर भी इसके जो दाम हैं वो घटते बढ़ते हैं। तो अभी सरकार ने यह अनुमान लगाया था कि इतना उत्पादन होगा, लेकिन अपने उत्पादन को कम कर दिया है क्योंकि जो मानसून की स्थितियाँ हैं वो भारत के अनुकूल नहीं है। अल नीनो इसका बहुत बड़ा रोल इसमें अदा कर रहा है, यानी कि अल नीनो का इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब साथियों भारत के पास कितना जो अभी भंडारित है या फिर कितना जो भारत के पास प्रोडक्शन है उसके बारे में बात करें तो 2025-26 में शुद्ध चीनी जो उत्पादन था, जैसे भारत ने अनुमान लगाया था कि 28.4 होगा, लेकिन जो शुद्ध चीनी उत्पादन हुआ वो 27.9 मिलियन टन रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया था, जिससे 2.4 मिलियन टन जो है चीनी इथेनॉल के लिए अलग कर दी जाएगी। साथियों 2.4 मिलियन टन चीनी इथेनॉल के अलग कर दी जाएगी और 4.7 मिलियन टन की शुरुआती स्टॉक के साथ जो कुल उपलब्धता थी वो 32.6 मिलियन टन थी। यानी कि साथियों आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि पिछले वर्ष यानी 24-25 में भारत के पास जो स्टॉक था यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक थी भारत के पास 4.7 मीट्रिक टन था। भारत ने अनुमान लगाया था कि 28 मिलियन टन मीट्रिक टन जो उत्पादन होगी, लेकिन 27.9 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। और जो भारत की खपत है, क्योंकि भारत में जो खपत होती है वो 28 मीट्रिक टन के आसपास भारत की खपत होती है, भारत इतना खुद कंज्यूम करता है, तो अपनी जो कंज्यूम क्षमता है उसके अकॉर्डिंग इसको भारत स्टोर करता है। तो भारत में जो वर्तमान में उपलब्धता थी, भारत में जो स्टोर था वो 32.6 मिलियन टन थी, यानी कि 28 मिलियन टन घरेलू खपत के लिए और उसके बाद बाकी को भारत उसको एक्सपोर्ट करता। तो लगभग भारत 80,000 टन की, माफ कीजिए 8 लाख टन भारत अपना जो कंज्यूम मतलब जो भारत इतना उपयोग करता है उसको स्टॉक करके जो 8 लाख टन है उसको निर्यात कर दिया। उसके बाद भारत के पास जो स्टॉक बचता है वो 3.5 से लेकर के 3.9 मिलियन टन रह जाता है। यानी कि भारत का जो अनुमान था कि इतना उत्पादन होगा उससे भारत ने जो अपना निर्यात किया था वो ज़्यादा कर दिया था। और जो उसका एक वो होता है कि मतलब बफर होती है कि मतलब इतने तक भारत को स्टॉक रखना अनिवार्य है, जैसे कि 6 मिलियन टन तक भारत जो है मानक बफर है, मतलब 3 महीने खपत के लिए
3 महीने खपत हो सके ऐसा भारत इनको स्टोर करके रखता है। लेकिन भारत जो स्टोर करके रखा था, या कि भारत के पास जो उपलब्ध थी, वो 3.5 से लेकर के 3.9 मिलियन टन रह गया। यानी कि भारत की जो क्लोजिंग स्टॉक थी, यानी कि भारत के पास जो उपलब्ध स्टॉक थी वो 3.8 मतलब कि मिलियन टन के आसपास थी। तो कहीं ना कहीं इस पर भी भारत के स्टॉक में भी कमी देखने को मिल रही थी पहले से ही। तो कहीं ना कहीं भारत के स्टॉक में कमी होने की वजह से इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं। और उसके अलावा भी और काफ़ी सारे कारण, जैसे जो स्टॉक कम था तो सप्लाई नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से जो दाम हो लगातार बढ़ते रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान में जो अभी त्योहारों का सीज़न है, जिसमें अभी अगस्त से लेकर के नवंबर के बीच काफ़ी सारे त्यौहार आते हैं, चाहे रक्षाबंधन हो, गणेश चतुर्थी हो, दिवाली हो, छठ पूजा जैसे त्यौहार आते हैं, जहाँ पर चीनी की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसमें जो मिठाइयाँ हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियाँ हैं, बड़े बड़े मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टॉक जमा करती हैं, जिससे क्या सप्लाई घट जाती है। तो उसकी वजह से भी जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो अनुमान था, लोगों का जो अनुमान लगाया गया था, उसका सटीक ना होना, स्टॉक का ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह साथियों की जो एथेनॉल को लेकर के बातें की जा रही है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है सरकार ने लाया है, जिसमें पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा और 80% पेट्रोल होगी। इससे गाड़ियां चलेंगी। सरकार ने जब ये पॉलिसी लेकर के आई थी और गाड़ियों को मिलावट शुरू हो गई थी, तो काफ़ी सारी खबर निकल कर आ रही थी कि गाड़ी इससे ख़राब हो रही, गाड़ी के इंजन्स ख़राब हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो स्पेयर पार्ट्स हैं उस पर नुकसान हो रहा है। तो सरकार की इस पॉलिसी का उन्होंने काफ़ी विरोध भी हुआ था। हालांकि सरकार 20% का जो लक्ष्य उन्होंने पार कर लिया है। और जो एथेनॉल है वो गन्ने की रस से मिलाई जाती है, गन्ने की रस मतलब गन्ने से बनती है। और उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि हर साल मतलब 30 से 40 लाख टन चीनी जो है एथेनॉल के इस्तेमाल में लाई जाती है। तो कहीं ना कहीं साथियों इतनी ज़्यादा मात्रा में 30-40 लाख टन चीनी जो है, मतलब जो गन्ना है वो इथेनॉल के उपयोग में लाई जाती है, तो घरेलू बाजार में चीनी की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। जब कहीं इतना शुगर बनता तो कहीं ना कहीं चीनी के दाम ना बढ़ते। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी के बढ़ते हुए दाम में एथेनॉल की जो पॉलिसी, एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो प्रोग्राम है, ये काफ़ी अहम रोल निभा रहा है। अब साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के सरकार ने जो कदम उठाए हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिछले 1 दशक के बाद पहली बार जो भारत सरकार है वो 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दे सकती है। यानी कच्ची चीनी आयात करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि पहले से ही चीनी में 20% गिरावट देखी जा रही है, गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सरकार ने कदम उठाया है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इसके आयात के लिए मतलब 15 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया है कि जो भी बिडर जो होंगे, जो एक्सपोर्टर मतलब खरीदार होंगे, जो व्यापारी होंगे, वो 15 अक्टूबर तक खरीद देंगे। तो उनके लिए जो टैक्स है वो नहीं लिया जाएगा। यानी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, जो भारत जैसे कोई चीज़ भारत में इम्पोर्ट करता है तो उस पर टैक्स लगता है, जिसे हम टैरिफ कहते हैं, जो टर्म के टर्म से आप टैरिफ समझ सकते हैं। तो भारत एक शुल्क लगाता है, तो उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है, यानी कि इंपोर्ट के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, 0 इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। तो इस प्रकार के कदम उठाए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, जमाखोरी को रोकने के लिए भी नियम बनाए हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में त्योहारों का सीजन आ रहा है, जिसकी वजह से लगातार इसके स्टॉक किए जा रहे हैं, इसको स्टोर किए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं। तो सरकार ने जमा करने की नई नियम जारी की, जिसमें चीनी की स्टॉक के लिए 15 दिन की लिमिट दी है, यानी कि 15 दिन तक ही स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा 10 मीट्रिक टन से ज़्यादा चीनी खरीदने वालों के लिए मतलब ये निर्णय लिया गया है कि 15 दिन तक वो जमा कर सकते हैं। और जो तय समय सीमा है वो 1 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। मतलब 1 सितंबर 30 नवंबर तक कोई भी व्यक्ति चीनी को जमाखोरी नहीं कर सकता है, जमा नहीं कर सकता है। चीनी व्यापारियों को 30 दिन तक का स्टॉक रखने की इजाज़त दी गई है। इससे क्या है कि चीनी सीधे जो है बाज़ार में आएगी और जो दाम में काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिलेगी, या फिर कंट्रोल उसमें देखने को मिलेगा। अब साथियों, इससे कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को लेकर के ज़रूर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से सही तरीके से इसका अनुमान नहीं लगाया और इस प्रकार की 20 जो पॉलिसी वो लेकर के आई। और उसके अलावा साथियों एल नीनो का भी काफ़ी बड़ा प्रभाव रहा है। इस प्रकार से मानसून अभी असंतुलित रहा है, तो उसका भी असर पड़ा है। गन्ने की जो खेती है वो सही तरीके से नहीं हो पाई, समय पर नहीं हो पाई, जिससे पैदावार को लेकर के आशंका जताई जा रही है। तो मतलब कई सारे फैक्टर हैं। बहरहाल, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार की नीतियों की वजह से ऐसा हुआ है, फिर कोई और कारण है? इसको हमें लिखिएगा। जानकारी कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।